Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Social Pharmacy Unit 2nd, last 5th chapter Preventive Healthcare and Role of Pharmacist. तो हमने जैसे कि स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी, इसकी सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 5th चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम हमारी सेकेंड यूनिट को बाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पोल्यूशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन तीनों को पढ़ लिया है। अब हमारे कुछ लास्ट रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होता क्या है। तो हम कह रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट गोज इनटू द ट्रैश। द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट are the waste from the homes, offices, stores, schools, hospitals, etc. that are collected and disposed by the municipality. The municipal solid waste generally comprises paper, food waste, plastics, glass, metal, rubber, leather, textile, etc. Burning reduces the volume of the waste, although it is generally not burned to completion and open terms often serve as the breeding ground for the rats and flies. The sanitary landfills were adopted as the substitute for the open burning dams. In sanitary landfills, waste are dumped in the depression or trench after compaction and covered with the dirt every day. So, a solution of all this can only be in human beings becoming more sensitive to these environmental issues. All waste that we generate can be categorized into the three types. First is the biodegradable, second is the recyclable and third is the non-biodegradable. ठीक है, क्या बोल रहे हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है। तो हम कह रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट का मतलब है वो सारे वेस्ट जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, क्या कहलाते हैं, सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट का मतलब है हर वो चीज जो किसमें जाती है, ट्रैश में जाती है, यानी कि जो ट्रैश को खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, जो हम फेंकना चाहते हैं। ठीक है, तो हर फेंकी हुई चीज जो ट्रैश में जाती है वो सभी क्या कहलाती है, सॉलिड वेस्ट कहलाती है। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं जो कहाँ से आए हैं, होम्स से, घरों से निकला हुआ कचरा, ऑफिस से निकला हुआ कचरा, स्टोर्स से निकला हुआ कचरा, स्कूल्स से निकला हुआ कचरा, हॉस्पिटल से निकला हुआ कचरा, ये सभी जो है जो म्युनिसिपालिटी वाले होते हैं वो इन सभी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और म्युनिसिपालिटी वाले इन सबको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, यानी कि इनको खत्म कर देते हैं, इनका डीकम्पोजिशन कर देते हैं। दिस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसके अंदर जनरली क्या क्या होते हैं, इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर होते हैं पेपर यानी कि कागज, फूड वेस्ट, खाने का कबाड़ा मतलब खाना वेस्टेज, खाना जो रहता है वो, प्लास्टिक्स रहती हैं, ग्लास रहता है, मेटल्स मतलब कि धातुएं रहती हैं, रबर रहते हैं, लेदर यानी कि चमड़ा रहता है, चमड़े की बनी हुई चीज रहती है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें मोस्टली इसके अंदर होती है। सो बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। जब हम इन सबको जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, जब हम इन पूरे वेस्ट को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो बर्निंग से क्या होता है, ये सारा वेस्ट जो है ये रिड्यूस हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन, कई बार ये पूरी तरीके से नहीं चलता है। एंड ओपन डम्प्स और ऑफ्टन सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रेट्स एंड फ्लाइज। और जो खाली पड़े हुए डम्प, खाली मैदान रहते हैं, जो खाली गड्ढे रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनते हैं, वो चूहों के लिए, मक्खियों के लिए क्या बनता है, ब्रीडिंग ग्राउंड, जहाँ पे वो ब्रीड कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, उस वो साबित होता है। मोस्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो म्यूनसिपालिटी वाले क्या करते हैं, इनको बर्न कर देते हैं, इनको जला देते हैं, लेकिन
फिर भी कई बार ये पूरी तरीके से नहीं चलता है और जो मक्खियाँ होती हैं, चूहे होते हैं, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, यानी कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है। एंड सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। वहाँ पे जो सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं वो इन ओपन बर्निंग डंप्स के लिए एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। इन सैनिटरी लैंडफिल्स के अंदर क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डंप किया जाता है इन डिप्रेशन। ठीक है। एक डिप्रेशन के अंदर, एक गड्ढे के अंदर इनको डाला जाता है और बंद कर दिया जाता है कि वहां पे बड़े बड़े डिकम्पोज हो जाएगा। बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर सारा कचरा भरते हैं और बंद कर देते हैं उसको। तो डिप्रेशन के अंदर डंप कर देते हैं, या फिर आफ्टर कम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको ट्रेंच करते हैं और हर दिन उसको धूल से, डर्ट से कवर कर दिया जाता है। तो इसके लिए सैनिटरी लैंडफिल्स को यूज किया जाता है। ठीक है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम का ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के क्या हो, सेंसिटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि आप पोल्यूशन कर रहे हो, आप पानी को खराब कर रहे हो, जमीन को खराब कर रहे हो, हवा को खराब कर रहे हो। ठीक है। अपने आप को बीमारियों का घर बना रहे हो। तो इंसान को ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से वो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है और उसको एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होने की जरूरत है, एनवायरमेंट के बेहतर बनाने की जरूरत है। तो जितना भी सारा वेस्ट है जो यहाँ पे जनरेट किया जाता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको जमीन में गाड़ोगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा और खाद का काम करेगा। दूसरा होता है रिसाइक्लेबल, जिसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल, पानी पी लिया उसके बाद दोबारा से पानी भर के फिर से पी सकते हो। ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा मटेरियल है, जैसे वो वाली प्लास्टिक है जिसको रिमोल्ड किया जा सकता है, तो उसको रिमोल्ड करके कुछ और बना सकते हो। पेपर हो गया तो उसको भी रीयूज कर सकते हो। तो एक होता है रिसाइक्लेबल, जिसको अपन दोबारा से यूज कर सकते हैं, और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड नहीं होंगे, जैसे पॉलीथीन, ठीक है, प्लास्टिक। ये जो है कभी भी डिग्रेड नहीं होंगे और ये हमेशा हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते रहेंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम कि जो भी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स होते हैं उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो वेस्टफुल प्रोडक्ट हैं, और ये जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, घरों से, ऑफिस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, स्टोर से मिलती हैं, जो जिनको म्यूनसिपालिटी वाले कलेक्ट। इसके अंदर मोस्टली पेपर, फूड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब होते हैं। वैसे तो वो प्राइमरली इनको जला करके खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार जब वो उसको जलाकर खत्म नहीं कर पाती है तब ये चूहों और मक्खियों के लिए ब्रीड करने की जगह बन जाती है। और इन सैनिटरी लैंडफिल्स के अंदर या मतलब सैनिटरी लैंडफिल्स ये क्रिएट करती है जहाँ, जो कि ओपन बर्निंग डैम्स का, जहाँ पे जला नहीं सकते। ठीक है। या तो आप जला के खत्म कर दो, या फिर आप क्या करो, बड़े बड़े गड्ढे खोद करके उसके अंदर सारा कचरा भर दो और भर करके उसको बंद कर दो। ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, इनको डिस्पोज किया जा सकता है। ठीक है। ये सारे जो वेस्ट है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल। ठीक है। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। सीवेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ट्रीटमेंट के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया है, जिसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होता है देखो, अ मेजर component फॉर दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सट्रैक्टा। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. And before disposal, hence sewage is treated in the sewage treatment plant, that is STPs, to make it less polluting. Treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out into the 2 stages. First is the primary treatment and second is the secondary treatment और biological treatment। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर जो मेजर कंपोनेंट है इस वेस्ट वाटर का, जो खराब पानी उसका मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है, ह्यूमन का एक्सट्रैक्ट है। सीवेज के अंदर जो सीवेज वाटर होता है उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है ह्यूमन का एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये जो म्युनिसिपालिटी वाले होते हैं ये इस वेस्ट वाटर को क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सीवेज बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, और इनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिजीज कोजिंग भी होते हैं, बीमारियां भी कर सकते हैं। तो इसलिए बिफोर डिस्पोजल, इनको डिस्पोज करने से पहले इस सीवेज को क्या करना होता है, इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करना होता है, ताकि इसको क्या बनाया जा सके, लेस पोल्यूटेड बनाया जा सके। तो इसलिए इस सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है इसको लेस पोल्यूटिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, डिफरेंट अलग के माइक्रोब्स के थ्रू, हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स के थ्रू किया जाता है, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है ये 2 स्टेजेस के अंदर किया जाता है। फर्स्ट होता है आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंड होता है आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स large and small from the sewage through the filtration and sedimentation। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपके लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको फिजिकली रिमूव कर दिया जाता है, या फिर स्मॉल साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। किससे, सीवेज से, किसके थ्रू, फिल्टरेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला है आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज साइज के और स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको फिजिकली रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। इनिशियली इसके अंदर फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय द सिक्वेंशियल फिल्टरेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती है, जो तैर रही होती है, जो गंदगी, जो डेब्रीज तैर रही होती है, उनको सबसे पहले सिक्वेंशियल फिल्टरेशन के थ्रू बार बार फिल्टर आउट करके क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और उसके बाद जो ग्रिट रह जाता है, यानी कि सॉलिड सॉइल और जो स्मॉल पेबल्स है, मिट्टी और जो छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू। पहले तो फिल्ट्रेशन से जो अलग हो सकते हैं उनको फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं, और फिर जो मिट्टी रह जाती है, छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं, उनको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये जो सारे सॉलिड्स हैं ये क्या होते हैं, ये इस प्राइमरी स्लज के अंदर जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड द सुपरनेटेड फॉर्म्स द इफ्लुएंसेंट। इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल रहता है, जो छोटे छोटे पत्थर है, मिट्टी है, वो नीचे जम जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है सेडिमेंटेशन के थ्रू। और जो ऊपर है, ऊपर क्या रहता है, सुपरनेटेड इफ्लुएंसेंट बनता है, जिसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर जाता है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर, जहाँ पे प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocs, masses of bacteria associated with the fungal filament to form the mesh-like structure. While growing, these microbes consumes the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD, that is biochemical oxidant demand of the effluent। होता है कि सबसे पहले जो प्राइमरी इफ्लुएंसेंट बना है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू, उसको एक बड़ी सी एरिएशन टैंक के अंदर डाला जाता है, जहाँ पे उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है, कॉन्स्टेंटली घुमाया जाता है मैकेनिकली, और उसके अंदर एयर को पंप किया जाता है, उसके अंदर एयर डाली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, विग्रस अमाउंट के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं, और ग्रोथ करके फ्लॉक्स के फॉर्म में उसकी सरफेस पर जमा हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और उनके साथ बैक्टीरियाज के साथ फंगस के फिलामेंट जो है वहाँ पे मेश लाइक स्ट्रक्चर में फंगस के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। और जब ये फंगस के फिलामेंट विद बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये मेजर पार्ट इफ्लुएंसेंट का मेजर ऑर्गेनिक पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, और इसकी वजह से जब हम इसको निकालते हैं, जब इनको रिमूव करते हैं हम, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इफ्लुएंसेंट की, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेगा, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा रहेगा तो बीओडी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया है, तो अभी ऑर्गेनिक मैटर हो गया है कम,
तो BO2 की जो मात्रा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बायोलॉजिकली केमिकल रिएक्शन जब होती है वहां पे, तो जो ऑक्सीजन की डिमांड रहती है वो क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर के एक मेजर पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और इसकी वजह से BO2 की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, जो पानी है वो साफ हो जाता है। और अब इसको कहाँ डाल सकते हैं आप, रिवर्स के अंदर, नदियों तालाबों के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैथोजेंस हमने रिमूव कर दिए हैं और इसके जो हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट्स था उसको हमने काफी हद तक रिड्यूस कर दिया होता है। ठीक है, तो ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है ऑक्यूपेशनल इलनेस। ऑक्यूपेशनल इलनेस से हम क्या समझते हैं कि ऑक्यूपेशन की वजह से जो आपका व्यवसाय है, जो आपका रोजगार है, उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, जो इलनेस होती है, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्यूपेशनल इलनेस बोला जाता है। तो क्या होती है ऑक्यूपेशनल इलनेस, देखो कि occupational illness are the serious problem for the working person due to the workplace specific hazards. It is arising out in the course of employment or work environment. It occurs as a result of exposure to the physical, chemical, biological and physiological factor in the workplace. Generally, harmful chemicals are present in the workplace area and cause the adverse health conditions and damages the people. Examples are lead, arsenic, pesticide, mercury and silica. क्या बोल रहे हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में कि ऑक्यूपेशन की वजह से जो बीमारियां सीरियस प्रॉब्लम है किसके लिए, हर उस इंसान के लिए जो कि उस पर्टिकुलर रोजगार के थ्रू जो है वो अर्न करता है। तो उस वर्किंग पर्सन के लिए काफ़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि उसको उस स्पेसिफिक हार्मफुल और हजारफुल एनवायरनमेंट के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर काम करना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इट अराइजिंग आउट, ये किसकी वजह से आती है, ये उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से, उसके रोजगार की वजह से आती है, उसके वर्क एनवायरनमेंट की, जिस जगह वो काम कर रहा होता है उसकी वजह से देखने को मिलती है। और ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसके वर्क प्लेस के अंदर उनके एक्सपोजर में आता है। ठीक है, और जनरली ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये उसके वर्क प्लेस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ वो काम कर रहा होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं, उसके हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। इसके अंदर जो मोस्टली हार्मफुल यूज होती है, जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस यूज होते हैं वो होते हैं लेड, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स, मर्कुरी और सिलिका। सिलिका मतलब कि रेत। ठीक है, और मर्कुरी मतलब कि Hg, पेस्टिसाइड्स मतलब कि कीड़े मारने की दवा, आर्सेनिक मतलब कि AS और लेड मतलब कि PP। ठीक है, तो ये सबके एक्सपोजर में आते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस। ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल इलनेस है उसके क्या क्या सोर्सेज है, किसकी वजह से ये ऑक्यूपेशनल इलनेस देखने को मिलती है। तो पहला है पेंट इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, सेकेंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, थर्ड है कोल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, फोर्थ है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में देखने को मिलती है, फिफ्थ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, सिक्स है रेडियो एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है और सेवंथ है आपके मिनरल एक्सट्रैक्शन के अंदर, हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन ऑक्यूपेशनल इलनेस के सोर्सेज क्या क्या हैं, जब किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के एक्सपोजर में आ रहे हैं, आप किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, या आप रिपीटेटिव मोशन इंजरीज, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको बार बार से एक ही जगह पे इंजरी हुई है, एक ऐसा जहाँ पे बार बार एक जगह पे चोट लग रही है। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग इंजरी, कई बार आप बहुत, जैसे जो हमाली करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, बहुत भारी सामान उठाते हैं, तो उसकी वजह से जो इंजरीज हुई हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में बहुत तपन में काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आके काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो उनके हार्मफुल होते हैं। डेंजरस नॉइज लेवल, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत आवाज़ शोर होती है। ठीक है, फ्लाइंग पार्टिकल्स, वहाँ काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही होती है, धूल धमाका हो रहा होता है, उस जगह पे लोगों को क्या होती है, मेजरली प्रॉब्लम्स देखने को
मिलती है। ठीक है, मेजरली हेल्थ इश्यूज इन लोगों के साथ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट है कि इन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसकी वजह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हिमेटोलॉजिकल, हिमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड से रिलेटेड, हिमेटो मतलब ब्लड, तो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, हिपैटिक, हिपैटिक का मतलब क्या होता है लीवर, लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी रीनल जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर, यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो उसके अंदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और कहाँ हो सकते हैं आपके रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखो कि स्किन डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर्स में क्या क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, डर्मेटाइटिस यानी कि डर्मिस लेयर में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन रैशेस मतलब स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, स्किन का कैंसर हो सकता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द होगा, चेस्ट टाइटिस मतलब सीने में कसन होगी, अबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न मतलब सांस लेने का जो पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। इसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या हो सकता है, हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, मेमोरी डिस्टर्बेंस मतलब याददाश्त में कमी आ सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि जो आपके पेरीफेरी है उसके न्यूरॉन्स में डिस्टर्बेंस हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, एल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है। एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, भूलने की बीमारी, जहां आप अपनों को ही भूलने लगते हो, आपकी लाइफ के जो इवेंट्स आपके पास्ट में हुए होते हैं उनको भूल जाते हो। पार्किंसन डिजीज जिसके अंदर डोपामीन और एसिटाइलकोलिन के लेवल में डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, जैसे मिर्गी के द्वारा पड़ते हैं ना, वैसे एपिलेप्सी के अंदर कंडीशन हो जाती है। स्ट्रोक हो सकता है यानी कि एकदम हृदयाघात जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक में क्या होता है कि आपकी बॉडी का, जैसे ब्रेन का एक पर्टिकुलर पोर्शन काम नहीं करता, इसकी वजह से क्या होता है आपके पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स जो है वो भी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर मतलब मसल्स और स्केलेटल, जो मसल स्केलेटल टिश्यूज है उसके बीच में डिसऑर्डर, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन डिस्टर्बेंस की वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि मस्कुलर स्पाज्म यानी कि मसल्स में आपके स्पाज्म होगा, दहन होगा, पेन होगा। इसी तरीके से टेंडिनाइटिस, टेंडिनाइटिस मतलब कि जो टेंडन्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो टेंडिनाइटिस देखने को मिलती है। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम मतलब कि जो कार्पल मसल है आपके, जो कार्पल्स होती है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स जो होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स डिफेक्ट देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब आपके जो बोन्स होते हैं, उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है आपके जो बोन, जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया मतलब कि फाइब्रो मतलब कि फाइब्रस, माइल माइल मतलब होता है, मायो मतलब कि होता है आपके मसल्स, और एल्जिया मतलब कि पेन। फाइब्रोमाइल्जिया मतलब कि आपकी मसल्स में फाइबर्स की कलेक्ट होने की वजह से पेन होता है। इसी तरीके से लिगामेंट स्प्रेन, आपके जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें ऐठन आ जाना, स्प्रेन होना मतलब ऐठन आ जाना। ठीक है, फिर है हिपैटिक डिसऑर्डर, हिपैटिक डिसऑर्डर मतलब कि लीवर डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं आपके हिपेटाइटिस ए, बी और सी का सिरोसिस, सी, ठीक है, और सिरोसिस, सिरोसिस मतलब कि लीवर का पूरी तरीके से खत्म हो जाना, खराब हो जाना। तो हिपेटाइटिस ए हो सकता है, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस है, और सिरोसिस हो सकता है, यानी कि लीवर में बहुत ही सीवियर लेवल पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब होता है आपके हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उनमें जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीजेज होती है वो इसके अंदर आती है, जैसे कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, हार्ट जो है
उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती है, उसको क्या बोलते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। स्ट्रोक का मतलब भी वही सेम कि भाई जो ब्लड का एकदम से स्पीड के साथ आना, एकदम से थक्का लगना, या फिर जैसे कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है, उस टाइम पे एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ब्रेन से हो सकता है या हार्ट से हो सकता है, वेसल से हो सकता है, तो स्ट्रोक की कंडीशन आना, जिसकी वजह से प्रॉपर जो सप्लाई है ब्लड की पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स तक वो नहीं हो पाती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको बोलते हैं, सीओपीडी देखने को मिल सकता है। सीओपीडी क्या होती है, अस्थमा की सीवियर कंडीशन है सीओपीडी, जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉनिक लेवल पर जो आपके पल्मोनरीज होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी उसमें रुकावट हो जाती है। इस तरीके से ये आपकी पल्मोनरीज रहती है या बोल सकते हैं ब्रोंकियल्स रहती है, इसके अंदर म्यूकस का सिक्रेशन नॉर्मली इतना रहेगा, तो इतना रास्ता रहेगा। अब जो सीओपीडी की कंडीशन होती है उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पासेज जो है आपका वो छोटा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं सीएडी। ठीक है, जिसमें आर्टरीज में सेम प्रॉब्लम, यानी कि आर्टरीज जो रहती है वो क्या हो जाती है, उसमें म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से जो आर्टरीज रहती है वो छोटी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सीएडी बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ट एरिथमिया, जो हार्ट है उसकी रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट एरिथमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब है जो आपके कार्डियक मसल्स हैं वो डायलेट होकर के उनमें जो पेन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक मायोपैथी। इसी तरीके से नेक्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसके अंदर जो आपके पल्मोनरी होती है यानी कि जो लंग्स होती है उसमें क्या होता है, स्टेनोसिस हो जाता है। तो इस तरीके के डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स। रीनल यानी कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे, जैसे कि यूरिनरी डिफेक्ट्स, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी फेलियर एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या क्या आपको यहाँ पे रीनल और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में क्या क्या नजर आएंगे कि यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। ठीक है, और लास्ट है आपके रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जिसके अंदर आते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, कैंसर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेक्सुअल डिसफंक्शंस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसके अंदर जैसे आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसमें कोई अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर हो सकता है, या कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिजीजेज डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर, स्किन के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, न्यूरॉन्स के अंदर, ब्लड के अंदर, मसल्स के अंदर, स्केलेटल पार्ट के अंदर, हेपेटिक लीवर पार्ट के अंदर, कार्डियक पार्ट के अंदर, रीनल किडनी पार्ट के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इनके अंदर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के अंदर डिफरेंट बॉडी डिजीजेज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब हम इन ऑक्यूपेशनल डिजीज से कैसे खुद को बचा सकते हैं, तो नेक्स्ट है इसके प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, तो देखो, टू प्रिवेंट द ऑक्यूपेशनल डिजीज डेफिशिएंसी, हेल्थ प्रोफेशनल्स मस्ट नो हाउ टू एंटिसिपेट एंड रिकॉग्नाइज द कंडीशंस इन दोज हु प्रेजेंट विद सिम्टम्स एंड दोज हु आर प्री सिम्टोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्यूपेशनल डिजीज की एफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको एंटिसिपेट किया जा सकता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और किस तरीके से इसके जो सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स प्रेजेंट हैं या जो प्री सिम्टोमेटिक कंडीशन है, सिम्टम्स की पहले वाली जो कंडीशन है उनका पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए रेगुलर रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन हजार्ड सब्सटेंस फ्रॉम द हजार्डस वन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो हजार्डस सब्सटेंस है उनमें से जो नॉन हजार्डस है, जो हार्मफुल नहीं है, जो हानिकारक नहीं है, उनको रेगुलर लेवल पे रिप्लेस करना है, उनको कंटिन्यूसली हटाना है। नेक्स्ट क्या करना है, जॉब रीडिजाइन, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्रैक्टिसेस, रेगुलेट नेसेसरी कंडीशंस एंड अल्टरनेटिव्स।
ठीक है, जॉब को करने का तरीका जो है उसको चेंज करना है, मतलब सेम जॉब करनी है, जॉब नहीं छोड़नी है, लेकिन उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो आपको हार्म कम से कम करे या ना करे। ठीक है, वर्क को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, वर्क की जो काम की जो प्रैक्टिस करनी है वो रेगुलरली करनी है, और नेसेसरी जो कंडीशंस हैं उनके अंदर करनी है, और जिनको बदला जा सकता है, जिनके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उनको अल्टरनेटिवली चेंज करके फिर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है installation of engineering control and devices and provide the educational knowledge and advice। क्या इंस्टॉल करेंगे हम, क्या लगाएंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएंगे, इंजीनियरिंग के थ्रू इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू, और ये प्रूव करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसके लिए क्या करेंगे, लोगों को एजुकेशनल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, और लोगों को एडवाइस करेंगे कि उनको किस तरीके से इस ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से बचना चाहिए। लास्ट है फॉर द वर्कर्स हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वर्कर्स के लिए जो काम करते हैं उनके लिए जो हाई क्वालिटी के जो पर्सनल इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो उनको उस हार्मफुल प्रोडक्ट से बचा सकते हैं, उनको पूरी तरीके से अवेलेबल करना चाहिए, उनके उनके साथ ही उनको काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का क्या रखता है यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे फॉलो करने हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज से बचने के लिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन के प्रोडक्ट्स की वजह से क्या क्या एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर है कि द फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिलीज द हार्मफुल गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, sulfur compounds, etc., which affects the air and causes the air pollution. And due to the air, we face many problems like the respiratory disease, such as emphysema, breathing in comfort, suffocation, etc. Ischemic heart disease, stroke, coronary obstructive pulmonary disease, that is COPD, brain disease, and it is also a positive agent of greenhouse effect. When the pharmaceutical waste are thrown in the soil, then its chemical directly involved in the soil and causes the soil pollution and affects the productivity। क्या बोल रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो क्या रिलीज करती है, वो हार्मफुल गैसेज रिलीज करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, मीथेन यानी कि CH4, सल्फर कंपाउंड जैसे कि SO2, ऐसे डिफरेंट हार्मफुल गैसेस को रिलीज करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो कि कहीं ना कहीं एयर को अफेक्ट करती हैं और क्या करती है, एयर पोल्यूशन करती हैं। तो इस तरीके से एयर की वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जो कि एयर के डिसऑर्डर्स हैं, जो कि किसके थ्रू जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी मिलते हैं, जैसे कि एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो आपके लंग्स होते हैं ना, उसमें जो एल्वेलाई प्रेजेंट होती है उसका सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए वो कम होने लगता है, और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। तो सांस लेने में दिक्कत आना, सफोकेशन, ठीक है, मतलब सांस भर जाना जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज यानी कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी ऑर्गन्स की वो फुलफिल नहीं हो पाती। स्ट्रोक हो सकता है, मतलब कि लकवा पड़ सकता है। COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, ब्रेन डिजीज हो सकती है, और ये जो आपके हैं ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का पॉजिटिव एजेंट भी है, और इसी की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो जब हम ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट को फेंक देते हैं, थ्रो इनटू द सॉइल, जब हम इसको मिट्टी में फेंक देते हैं तो इसके जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल को इन्फेक्ट करते हैं, सॉइल के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं, और सॉइल की, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो इस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एज एन फार्मासिस्ट हमको क्या करना चाहिए, हमको इन पोल्यूटेंट को कम करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है साइको सोशल फार्मेसी। साइको सोशल फार्मेसी का मतलब है कि साइकोलॉजिकली और सोशली किस तरीके से एक फार्मासिस्ट को फार्मेसी चलानी है। तो कह रहे हैं कि द टर्म साइकोसोशियल रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स that influence the mental health,
These social influences such as the peer pressure, parental support, cultural and religious background, socio-economic status and interpersonal relationship all help to shape personality and influence the psychological makeup. The drugs and their misuse ऑफ साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट्स। देखो क्या बोल रहे हैं, साइकोसोशल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म है साइकोसोशल, इसका मतलब क्या है, साइको मतलब साइकोलॉजिकल और सोशल मतलब कि सोशल। तो इसके अंदर साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, जैसे कि पीयर प्रेशर की कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है, या पेरेंट्स कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, कैसे कल्चर में वो बड़े हो रहे हैं, कैसा रिलीजियस बैकग्राउंड है उनका, सामाजिक कैसा समाज में, कैसे कल्चर में वो बड़े हुए हैं, किस धर्म को वो फॉलो करते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, समाज का जो आर्थिक स्तर है वो कैसा है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, तो उनके लोगों के साथ व्यवहार कैसे है, लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, ये सभी किसी भी इंसान की शेप देते हैं और उसके साइकोसोशल को बेकअप करते हैं, कि उसकी एक सोच बनाते हैं, उसकी एक धारणा बनाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइकोसोशल फार्मेसी बोलते हैं। मतलब कि साइकोलॉजी जो है किस तरीके से सोसाइटी को इफेक्ट करेगी, या हम कह सकते हैं सोसाइटी किस तरीके से किसी पर्सन की साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगी, उसको क्या बोलते हैं, साइकोसोशल फार्मेसी बोला जाता है। अब नेक्स्ट है ड्रग एंड देयर मिसयूज ऑफ साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट्स। ये जो साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको एज ए साइकोट्रॉपिक दिए जाते हैं और उनका मिसयूज कैसे किया जाता है। तो देखो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होती हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच अफेक्ट द मूड, थॉट्स एंड बिहेवियर। इट इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू द मेंटल एक्टिविटी। द साइकोट्रॉपिक आर जनरली used to maintain the brain chemicals or neurotransmitters such as the dopamine, GABA, that is gamma aminobutyric acid, norepinephrine and serotonin. There are 5 major classes of legal psychotropic medications such as antipsychotics, antidepressant, anti-anxiety agent, mood stabilizer and stimulants। ठीक है, क्या बोल रहे हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के बारे में, कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती है, किसी भी पर्सन के मूड को अफेक्ट करती है, उसके थॉट्स को अफेक्ट करती है, उसकी सोच को अफेक्ट करती है, उसके बिहेवियर को, वो कैसा बिहेव कर रहा है उसको अफेक्ट करती है। तो ये डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, ये डायरेक्टली किसी भी इंसान की मेंटल एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है। तो ये जो साइकोट्रॉपिक्स होते हैं जनरली क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर केमिकल्स को रिलीज करते हैं, ताकि ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या करते हैं, जनरली जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करते हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि आपके डोपामीन, गाबा यानी कि गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जैसे जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करते हैं और ब्रेन के अंदर केमिकल्स को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। ये जो है मेजरली 5 मेजर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, लीगल साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस होते हैं। लीगली एज एन साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन जो यूज किए जाते हैं उसके अंदर 5 मेजर क्लासेस आती हैं। फर्स्ट होता है आपके एंटी साइकोटिक्स। एंटी साइकोटिक क्या करते हैं, एंटी मतलब ऑपोजिट, साइकोटिक्स जो होते हैं वो साइकोसिस मतलब जो ब्रेन की साइकोलॉजी होती है उसको अपोज करने का काम करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी एंजाइटी जो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, उसको अपोज करके एंजाइटी को खत्म करते हैं, डिप्रेशन को खत्म करते हैं, साइकोलॉजी को नॉर्मल बनाते हैं। मूड स्टेबलाइजर जो कि मूड को स्टेबलाइज करते हैं, मूड को नॉर्मलाइज करते हैं। और स्टिमुलेंट्स जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, मतलब वो पर्सन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करके एक्टिव बनाते हैं, उसकी जो नीरसता है, जो वो डल बैठा हुआ है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट ड्रग्स आती है, जैसे आप देखो डाइजेपाम की टेबलेट है, गाबापेंटीन है, ठीक है, और प्रोमिथाजीन है, जोल्पिडेम टार्ट्रेट है, बसपीरेवन है। तो इस तरीके से डिफरेंट मेडिकेशन जो है इनके लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब इनका मिसयूज कैसे करते हैं लोग, इनका कई बार लोग मिसयूज करने लगते हैं। कैसे,
Many people are used to psychotropic drugs to release the stress and anxiety, but long-term use it can cause addictive effect on the brain and causes the dependency. Some people are also used to increase the work efficiency, and for these are used narcotic products. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अब देखो लोग कैसे साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन का मिसयूज करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को यूज करते हैं, किसके लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, एंजाइटी घबराहट को रिलीज करने के लिए। बट जब लॉन्ग टर्म पे इनको यूज किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ब्रेन पर एडिक्टिव इफेक्ट डालते हैं, ब्रेन पर एडिक्शन कोज करते हैं और धीरे धीरे डिपेंडेंसी कोज कर लेते हैं। यानी कि इनके बिना फिर पर्सन जो है वो खुशी फील नहीं करता। जब इनसे खुश होना सीख लेता है ना, दवाइयाँ खा करके खुश होने लगता है, तो बिना दवाइयों के वो खुशी नहीं रहना लगता, उसका मूड हमेशा अगर दवाई नहीं खाएगा तो खुशी नहीं फील करेगा। तो कुछ लोग जो है इसको अपने वर्किंग एफिशिएंसी, काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस एंजाइटी को डील करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोग जो है इनको मिस यूज करते हैं। सेकेंड है आपके नार्कोटिक प्रोडक्ट्स। नार्कोटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, देखो narcotic products are those substances which is directly binds to the brain opioid receptors and relieves the moderate to severe pain. The drugs which are commonly abused are the opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Majority of these are obtained from the flowering plants. Some are obtained from the fungi. So misuse of the drug is done by these type of drugs are the prescribed types of drug. Without any prescription it is not used, and because it causes the dependency. Why? Because it can cause the dependency. So many people which are use these substances are as a stimulant, and it is the one of the major misuse of this product. क्या बोल रहे हैं, सेकेंड हम देख रहे हैं नार्कोटिक प्रोडक्ट के बारे में। नार्कोटिक प्रोडक्ट जो होते हैं शेड्यूल एक्स की मेडिसिन होती हैं, और ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन के जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड करके जो भी पेन होता है वो चाहे मॉडरेट लेवल का हो या सीवियर लेवल का रिलीफ कर देते हैं, उसको राहत मिलती है जब कोई पेशेंट इसको लेता है। तो ये जो मोस्ट ड्रग है ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जो अब्यूजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अब्यूज़ की जाती है मेडिसिन वो आपके यही है, नार्कोटिक्स ही हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं मेजरली, इसमें क्या आते हैं आपके ओपियोइड्स आते हैं, कैनाबिनोइड्स आते हैं और कोका एल्कलॉइड्स आते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ दिस, इनमें से मोस्ट ऑफ द जो कहाँ से मिलते हैं आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स से मिलते हैं, जबकि कुछ इनमें से कहाँ से मिलते हैं, फंगस से मिलते हैं। अब इन ड्रग्स का मिसयूज कैसे होता है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स होती है वो प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती है, क्योंकि शेड्यूल एक्स के ड्रग है, शेड्यूल एक्स के ड्रग बिना आपको प्रिस्क्रिप्शन की मिलेगी नहीं। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ये जो ड्रग्स होती है ये प्रिस्क्राइब ड्रग होती है, और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के इनको यूज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या करती है, डिपेंडेंसी कोज करती है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो इस सब्सटेंस को यूज करते हैं किसकी फॉर्म में, एज एन स्टिमुलेंट की फॉर्म में इसको यूज करते हैं। और क्योंकि ये एक मेजर प्रोडक्ट है जिसको क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। सबसे ज्यादा मिसयूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके नार्कोटिक्स। ठीक है, जो मेजरली आपको ओपियोइड से, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड से मिलते हैं। ठीक है, इनमें से मोस्ट ऑफ द आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ आपके फंगस भी हैं, और इनको स्टिमुलेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है, इस वजह से इसको सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है। लेकिन इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकता ये, क्योंकि ये डिपेंडेंसी करता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इसी का मिसयूज हो रहा है। क्यों, और ये कैसे काम करता है, ये ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर के पेन को रिलीव करके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तीसरा है आपके अल्कोहल। नेक्स्ट जो थर्ड चीज है जिसको सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है वो है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से हम क्या समझते हैं, देखो अल्कोहल जनरली यूज बाय द पर्सन इज नॉन एज इथाइल अल्कोहल। जो अल्कोहल मेजरली यूज की जाती है ना ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, वो क्या होती है आपकी, इथाइल अल्कोहल होती है। इट इज ऑल्सो यूज एज ए मेडिकेशन इन अ लिमिटेड अमाउंट टू रिलीज द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और ये जो होती है लिमिटेड अमाउंट के अंदर यूज की जाती है स्ट्रेस को और डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए।
ठीक है। मिस यूज ऑफ द ड्रग, अब इस ड्रग का क्या किया जाता है, मिस यूज किया जाता है कैसे? इट इज वन विच आर ऑल्सो कोजेज एडिक्टिव इफेक्ट, ये भी क्या करती है, एडिक्शन कोज करती है। एंड हाई डोज ऑफ एल्कोहल कोजेज डेंजरस इफेक्ट एंड कोजेज सीवियर इफेक्ट, अगर आप हाई डोज के अंदर एल्कोहल तो ये क्या करती है, सीरियस इफेक्ट्स डालती है, डेंजरस इफेक्ट्स डालती है और कई खतरनाक इफेक्ट डालती है बॉडी पर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हाई डोज पर्सन लूजेज देयर मेंटल अलर्टनेस एंड बिहेव एज एन वाइल्ड टाइप सच एज एन बैड हैबिट्स। ठीक है, क्योंकि जब कोई हाई डोज के अंदर अल्कोहल लेता है ना, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, उसकी जो मेंटल अलर्टनेस होती है, ब्रेन की जो अलर्टनेस होती है वो लॉस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है और वो एक वाइल्ड की तरह, एक जंगली इंसान की तरह, एक जानवर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। क्या बोल रहे हैं कि जो आप मोस्टली अल्कोहल जो ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है वो है इथाइल अल्कोहल, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिलीज करने का काम करता है जब इसको एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर लिया जाता है। लेकिन लोग इसको हायर डोज के अंदर लेते हैं और वो इनकी बॉडी पर काफी इफेक्ट डालता है और तब पर्सन का कॉन्शियसनेस जो है चली जाती है। फोर्थ जो मेजरली यूज होता है डिस्टर्बेंस के अंदर वो है टबैको। टबैको मतलब कि तंबाकू। तंबाकू से क्या समझते हैं, टबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन व्हिच इज एन एल्कलॉइड। This nicotine stimulates the adrenal gland to release the adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, both of which rise the blood pressure and increase the heart rate. Smoking is associated with the increased incidence of cancer of lungs, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcers, etc. The tobacco chewing is associated with the increased risk of cancer of oral cavity. The smoking increases the carbon dioxide, that is CO, contained in the blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. ठीक है, टबैको की बात करें, तंबाकू की बात करें तो जो टबैको होता है उसके अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि निकोटीन होता है जो कि एक तरीके का क्या है, आपके एल्कलॉइड है। ये जो निकोटीन होता है ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है और ये एड्रेनलिन ग्लैंड स्टिमुलेट होकर के आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करवाता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ये जो स्मोकिंग है किसके साथ एसोसिएटेड है, ये कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। स्मोकिंग जैसे टबैको जो च्यू करते हैं, जो तंबाकू चबाते हैं, उनके तो मुंह का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निकोटीन है जो कि क्या करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा देता है, जिससे पर्सन की क्या होती है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है और इसीलिए लोग इसको अक्सर खाया करते हैं। ठीक है, स्मोकिंग जो है वो स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग जो है फेफड़ों का कैंसर करती है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर करती है, थ्रोट का कैंसर कर सकती है, ब्रोंकियाइटिस यानी कि ब्रोंक्यूल्स में इंफेक्शन कर सकती है, एम्फाइसीमा कर सकती है यानी एल्वुलाई का सरफेस एरिया डिक्रीज कर सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि CHD कर सकती है और गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी कि गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर आपकी अल्सर्स कर सकती है। ठीक है, तो स्मोकिंग भी बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत सारी तरीके की बीमारियां करती है, फेफड़ों की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ठीक है, गले की बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत, एम्फाइसीमा, दिल की बीमारियां, ठीक है, यहाँ तक कि स्टमक तक की बीमारियां स्मोकिंग कर सकती है। फिर जब हम टबैको च्यूइंग की बात करते हैं तो तंबाकू चबाते हैं उनको मोस्टली ओरल कैविटी का, मुंह का कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्की होता है उनके लिए माउथ कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना उनके बॉडी में क्या जाता है, स्मोकिंग के थ्रू वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीडेशन तो हो नहीं पाता, इन अप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो एक जहरीली गैस है हमारे लिए। तो ये जहरीली गैस जब हमारे ब्लड के अंदर जाती है तो ये क्या करती है, हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम बाउंड ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को तो कम कर देती है और खुद जाकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है एक बार में 4 ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, ये नॉर्मल पाथवे है। ठीक है, इसको कैरी करता है ये नॉर्मली। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई बहुत स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसकी बॉडी में कार्बन ऑक्सीजन की जगह क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है।
ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो इसकी बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग तो रिवर्सिबल होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग है वो इरिवर्सिबल होती है। तो ये उससे जाकर के बाइंड हो जाता है और धीरे धीरे ये पूरा बाइंड होकर के ऑक्सीजन की बाइंडिंग को वहां पे नहीं होने देता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाउंड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे खांसता खांसता मर जाता है। ठीक है। अब इसका कैसे मिसयूज हो रहा है देखो, तो टोबैको एडिक्शन इज कॉज्ड बाय द डिपेंडेंसी ऑन द निकोटीन एंड हैबिट फॉर्मिंग बाय द स्मोकिंग और यूजिंग द chewing tobacco. Some people are used as stimulant but high amount causes severe problems. ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि टबैको का जो एडिक्शन रहता है, तंबाकू का जो एडिक्शन रहता है, ये मोस्टली केसेस में निकोटीन जैसी डिपेंडेंसी करता है, मतलब निकोटीन की डिपेंडेंसी करता है और स्मोकिंग के थ्रू, ठीक है, और च्यूइंग तंबाकू चबा करके क्या करता है, बैड हैबिट्स जो है फॉर्म करता है, गंदी आदतें, खराब आदतें लोगों में करता है। और ये क्या करता है, ये कुछ लोगों में वैसे तो इन द इनिशियल इसको क्यों लिया जाता है, क्योंकि स्टिमुलेंट का काम करता है, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा देता है, जिससे इंसान की जो वर्किंग है वो बढ़ जाती है, इसीलिए लोग इसको अक्सर लिया करते हैं। तो कुछ लोग जो है इसको स्टिमुलेंट की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन हाई अमाउंट में जब इसको लेते हैं तो ये क्या करता है, सीवियर लेवल पर प्रॉब्लम करने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी कर लेता है और फिर एक टाइम के बाद ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम पर, आपके पूरे ब्लड सिस्टम पर अफेक्ट कर देता है। जैसे प्रॉपर स्मोकिंग करने वालों को तो धीरे धीरे खांसता खांसता मर जाएगा, तंबाकू जमाने वाले को धीरे धीरे मुंह का कैंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एडोलसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग द यूथ. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable the youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow a healthy lifestyle. This adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for the effective participation in the society. तो सर्वे और स्टैटिक्स ये बताते हैं कि किस तरीके से दवाइयों का और अल्कोहल का जो उपयोग है, जो उसका यूज है, वो धीरे धीरे यूथ के अंदर, जो नवयुवक है, जो हमारी नई जनरेशन है, जो यूथ है, ठीक है, उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या है, एक सच में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा मेजर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे समाज पर, हमारे देश पर डालने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी यूथ हो उसको प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए और उनको बताया जाए, उनको सेफली गाइड किया जाए कि किस तरीके से उनको इन डेंजरस, ये जो खतरनाक बिहेवियर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उससे उनको कैसे बचाना है, कैसे सेफ गार्ड करना है और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके अंदर एडोलसेंस का क्या मतलब है, एडोलसेंस का मतलब है वो, एडोलसेंस का मतलब दोनों है, एडोलसेंस एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है, जिसके अंदर जो बच्चा रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, मेच्योर होता है और उसका जो एटीट्यूड होता है, उसके जो बिलीव्स होते हैं, ठीक है, उसका जो पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी के अंदर, वो इफेक्टिव होता जाता है। This period is between 12 to 18 years of age may be thought as an adolescence period. और ये जो पीरियड है adolescence पीरियड, ये होता है 12 से 18 साल का। ठीक है, 12 से 18 साल के इस पीरियड को क्या बोला जाता है, एडोलसेंस पीरियड बोला जाता है। सो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एडोलसेंस इज द ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। एडोलसेंस क्या है, बचपन और जो जवानी है उसके बीच की क्या है, कड़ी है, उसके बीच का एक ब्रिज है। Adolescence is accomplished by the several biological and behavioral changes. This adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो एडोलसेंस है वो क्या है, आपके बचपन और जो एडल्टहुड है, जो आपकी जवानी है, उसके बीच की एक कड़ी है, उसके बीच का एक ब्रिज है, जहाँ पे एडोलसेंस को बताया जाता है किससे, बहुत अलग अलग आपके बायोलॉजिकल चेंजेस से, बिहेवियरल चेंजेस से बताया जाता है कि इसके अंदर शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से काफ़ी परिवर्तन
आते हैं। ये जो एडोलेसेंस है, इस तरीके से जो एडोलेसेंस है वो काफ़ी वल्नरेबल फेज है, मेंटल के लिए दिमागी रूप से काफ़ी वल्नरेबल फेज है, और एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में साइकोलॉजिकल जब उसका डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर काफ़ी वल्नरेबल फेज ये होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स ऑन द सोशल हेल्थ, इन सभी आदतों का समाज की, सोसाइटी की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो कि ड्यू टू द एडिक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स इट अल्टर्स आवर सोसाइटी सोशल एक्टिविटीज and affects the social health. It can cause the adverse effects on the brain and promotes the bad habits by reducing the brain activities. So it creates a negative impact in between the citizens. It also promoted the poverty, hunger conditions in the family, and nowadays these drugs are used vigorously grown in the population and affects our nation's development. तो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो ड्रग्स हैं, क्या करती है, एडिक्टिव इफेक्ट डालती है, एडिक्शन कोज करती हैं। तो इस तरीके से क्या करती है, सामाजिक गतिविधियों को क्या करती है, अल्टर करती है, उनको उनमें चेंजेस लाती हैं। सोशल हेल्थ, समाज के हेल्थ पर, समाज के लोगों की स्वास्थ्य को अफेक्ट करती है, और ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर काफ़ी सारे एडवर्स इफेक्ट्स करती हैं, और क्या करती है, बैड हैबिट्स को प्रमोट करती है, किसके थ्रू, रिड्यूसिंग द ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटीज को रिड्यूस करके, कम करके बैड हैबिट्स को, बुरी आदतों को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, समाज के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, किसके बीच में, समाज के ऊपर, और समाज में रह रहे लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर। तो इस तरीके से ये क्या करती है, इस तरीके से अंदर ये फैमिली के अंदर पोवर्टी यानी कि गरीबी और हंगर कंडीशन यानी भूखमरी जैसी परेशानियां लेकर आती है। और नाउ डेज आजकल ये जो ड्रग है, इनको ये पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा विग्रसली ग्रो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, हमारे देश के डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुसाइडल बिहेवियर को समझने से पहले ही समझो कि सुसाइड का क्या मतलब है। तो देखो कि सुसाइड इज नॉट अ मेंटल इलनेस but it is a serious potential consequence of treatable mental disorders that includes major depression, bipolar disorder, post-traumatic stress disorder, borderline personality disorder, schizophrenia, substance use disorder, anxiety disorders, eating disorders such as bulimia। ठीक है, तो ये अपना है फोर्थ टबैको हो गया, फिफ्थ एंडोरोसेंस हो गया, और सिक्स से आते हैं सुसाइडल बिहेवियर। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि सुसाइड जो है ना, वो एक मेंटल इलनेस नहीं है, दिमागी बीमारी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही खतरनाक पोटेंशियल सीक्वेंस है, जो कि किसकी वजह से होता है, ट्रीटेबल, जिनको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उन ट्रीटेबल मेंटल डिसऑर्डर्स के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस की वजह से देखने को मिलता है। यानी कि जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, या उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, या पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, यानी कि उसको ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस कंडीशन आई है वो वाला डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है या बॉर्डरलाइन टाइप की है, ट्राइजोफेनिया है उसको, या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, किसी सब्सटेंस को लेकर के लेने की वजह से कोई प्रॉब्लम है, कोई एंजाइटी, ज़्यादा घबराहट होती है, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने में परेशानियाँ, बुलिमिया है, उसको कोई बहुत ज़्यादा बुली कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर सुसाइड के ख्याल आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बिहेवियर देखने को मिलता है। अब ये क्या इफेक्ट आता है हमारे समाज के ऊपर। तो नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स ऑन द सोशल हेल्थ एंड द प्रोडक्टिविटी। इनका क्या इफेक्ट पड़ता है समाज की हेल्थ पर और समाज की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो देखो कि सुसाइडल बिहेवियर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, इट लीव्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन इन द सोशल कम्युनिटी। ठीक है, सुसाइडल बिहेवियर जो है वो, सुसाइड करना किसी भी परेशानी का कोई समाधान, मतलब किसी भी परेशानी का समाधान नहीं है सुसाइड करना, ये बस समाज के ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। Alcohol abuse among the adolescents are unstable and unsupportive family structure and peer pressure.
अल्कोहल का अब्यूज जो किया जाता है किसके बीच में, एडोलेसेंस के अंदर, ठीक है, जो युवा बच्चे उनके अंदर, वो उनको क्या बना देता है, अनस्टेबल बना देता है, परिवार के जो स्ट्रक्चर है, जो परिवार के लोग हैं उनके साथ अनस्टेबल बना देता है, अनसपोर्टिव बना देता है, ठीक है। और पीयर प्रेशर मतलब घर वालों की वजह से जो प्रेशर होता है, जो सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है, कई बार वो स्टेबल नहीं होते, इसकी वजह से वो अल्कोहल अब्यूज करने लग जाते हैं आजकल के युवा बच्चे। तो किस तरीके से इन हैबिट्स को क्या किया जा सकता है, जा सकता है, और इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है इन हैबिट्स का, तो टीचर एंड एजुकेशन प्ले अ मेजर रोल टू कंट्रोल दीज एक्टिविटीज, and parenting also combined with the high level of nurturing and consistent discipline has been associated with the lower risk of substance such as alcohol, drugs, tobacco abuse. Some of these measures mentioned here would be particularly useful for the prevention and control of alcohol and drug abuse among the adolescents. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनल पर्सन हैं, वो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मेजरली रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी लेवल की नर्चरिंग देकर, उनको अच्छी पेरेंटिंग देकर के, उनको अच्छी चीजें सिखा करके, उनको डिसिप्लिन में रख करके क्या कर सकते हैं, इन सब्सटेंस के साथ जो उनका एसोसिएशन है, जैसे अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, इनका जिनका अब्यूज किया जाता है, उनके साथ इनका कांटेक्ट ही कम कर सकते हैं, ठीक है, इनके जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली प्रिवेंशन के लिए अल्कोहल के और ड्रग्स के जो अब्यूज किया जा रहा है एडोलेसेंस के थ्रू, यानी कि जो टीनेजर बच्चे हैं उनके थ्रू, तो उनको कैसे इनसे दूर रखा जा सकता है, इनसे बचाया जा सकता है, उसके कुछ तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि अवॉइड अंडर द पीयर प्रेशर, उनके ऊपर जो मेंटली प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उनको एजुकेट करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए कि कैसे ये तुम्हारी हेल्थ के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनका स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर, वो बच्चे जो अपने माता पिता से मदद चाहते हैं, अपने माता पिता को बात नहीं समझा पा रहे हैं, तो उनको अपने माता पिता से हेल्प के लिए बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और किस तरीके से उनको उस स्ट्रेस कंडीशन को वो फेस कर रहे हैं, और किस तरीके से उनको उससे बाहर निकलना है। और माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि उस पर और प्रेशर ना बढ़ाते हुए उसकी बात को समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे और उसका बेटर सोल्यूशन निकाला जाए। फिर है लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, जब इसके कुछ साइन दिखाई देने लगे कि अब खतरा आ रहा है, तो उसी को समझ करके उसके रिलेट में एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, कई बार आपको चीज़ों से बाहर निकलने के लिए प्रोफेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है, ताकि क्या किया जा सके, चीज़ों से बाहर आ सके, किया जा सके, चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो इस तरीके से सुसाइडल बिहेवियर पैटर्न्स को, या ये जो अब्यूज हो रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, उसको रोका जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट, और हमारी सेकेंड यूनिट भी होती है कंप्लीट। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने मेजरली देखा एक तो आपके डिफरेंट के बारे में कि किस किस का अब्यूज कर रहे हैं आजकल की यंग जनरेशन, एडोलेसेंस क्या होता है एक्सेट्रा, और हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देखा, और हमने ये समझा कि किस तरीके से वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।